नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के बहुचर्चित मामले में भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट और अन्य महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों ने देश के कई ज्वलंत मुद्दों और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके कारण संसद की कार्यवाही में बार बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वो हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। राजनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती के शुरुआती और मजबूत रुझानों में प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक मुहिम और उनके उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर एक अजेय बढ़त बना ली है। बिहार BJP के राज्य नेतृत्व ने जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने की बात कही है। बीती शाम दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के आवास पर एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। जब वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब दो अज्ञात युवक उनके घर में घुस गए और उनमें से एक ने सांसद पर जूता उछाल दिया। समर्थकों का दावा है कि हमलावरों के पास धारदार हथियार भी थे। इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं ने दिल्ली पुलिस और सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। उन पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार घनश्याम सिंह के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी से मिलीभगत करने के आरोप लगे थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सोमवार को राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों और MLC ने विधान भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने हाथों में दान पेटी और बैनर लेकर राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी और पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच एक सकारात्मक खबर यह भी है कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस तकनीक यानी ई-विधान व्यवस्था के साथ काम कर रही है। इस सत्र के सभी महत्वपूर्ण अपडेट और जनहित के फैसलों को सीधे आम जनता के मोबाइल तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। योगी सरकार इस मॉनसून सत्र में उत्तर प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बजट और कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जानकारों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में ग्रामीण विकास और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों में सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने मेरठ संभाग में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों विशेषकर गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तटीय इलाकों के गांवों पर 24 घंटे नजर रखें और राहत शिविरों की व्यवस्था को दुरुस्त रखें। देश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना के तहत देश के लगभग 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 20500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए जारी कर दी है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा।
किसानों को आर्थिक मदद देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2200 रुपए करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य गांवों में सड़कों, भंडारण गृहों, कोल्ड स्टोरेजेस और सिंचाई सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। भारत ने वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन साझेदारी के तहत 4 नई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। ये परियोजनाएं उन देशों में कृषि, क्षमता निर्माण और सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने में मदद करेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश ने एक नया इतिहास रचा है। भारत में आधार वेरीफाइड अंगदान करने की प्रतिज्ञा लेने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। इसी के साथ भारत दुनिया भर में सबसे अधिक अंग प्रत्यारोपण करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है, जो देश की बदलती स्वास्थ्य जागरूकता को दर्शाता है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के इस्तेमाल ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अकेले जुलाई के महीने में UPI के जरिए 1947 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जिनकी कुल वैल्यू 25 रुपए 1 पैसे लाख करोड़ रही। सालाना आधार पर इसमें 35% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे देश के बाजार और लोन लेने वालों की नजरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पर टिकी हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की अहम बैठक होने जा रही है, जिसका फैसला 5 अगस्त को आएगा। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों को देखते हुए RBI इस बार भी रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के स्थिर रख सकता है। हरिद्वार स्थित बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने आयुर्वेद और कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर के बाद अब 2 बिल्कुल नए क्षेत्रों में कदम रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ग्रुप बहुत जल्द देश के इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है। बिजनेस जगत से एक और रिपोर्ट सामने आई है कि देश में जनवरी से जुलाई के बीच प्राइवेट इक्विटी, PE और वेंचर कैपिटल VC के निवेश में 6% की मामूली गिरावट आई है, जो कुल $20.3 बिलियन रहा। इसी बीच टाटा ट्रस्ट के प्रमुख नोएल टाटा ने भारत के एजुकेशन सेक्टर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा पूंजी की और कम से कम सरकारी प्रतिबंधों की जरूरत है, ताकि भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। खेल जगत से सबसे बड़ी खबर आ रही है ग्लासगो से, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का बेहद रंगारंग समापन हो गया है। इन खेलों में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 4था स्थान हासिल किया है। विशेष रूप से भिवानी के 5 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को बॉक्सिंग में ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। भारत के लिए एक और गर्व का क्षण तब आया जब ग्लासगो में समापन समारोह के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स का आधिकारिक झंडा भारत को सौंप दिया गया। साल 2030 में होने वाले इन ऐतिहासिक खेलों की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। झंडा प्राप्त करने के मौके पर ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PDT उषा मौजूद रहीं। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक मायूस करने वाली खबर है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण वे श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह जम्मू कश्मीर के शानदार तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट